इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब तक हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। इस फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया जिसे हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्रिएट होता है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है उसे क्वांटिफाई करने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें दोनों मास का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और दोनों मास के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, Gm1m2/r², जहां पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। अब हमने दो मास के बीच में, सपोज ये m1 है और ये m2 है। ओके, इन दोनों के बीच में हमने अलग अलग मीडियम रखे। हमने एयर रखा, फ्री स्पेस रखा, देन पेट्रोल रखा, डीजल रखा, केरोसिन रखा, वाटर रखा। ऐसे अलग अलग मीडियम रख के हमने चेक किया तो हमें यह पता चला कि मीडियम से इनके बीच में लगने वाले फोर्स में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब इसी को फॉलो करते हुए कूलम्ब ने इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला दिया। इन्होंने भी वही किया। सपोज दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा उसे फाइंड करने के लिए कूलम्ब्स लॉ दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, इसके बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस कितना है r, तो डिस्टेंस जो है वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला मिलता है Q1 Q2/r²। देन इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने k पुट किया। प्रोपोर्शनल के प्लेस पे हम k पुट करते हैं और इस k को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्ब कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों चार्ज के बीच में हमने अलग अलग मीडियम रखना स्टार्ट किया, जैसे एयर रखा था, फ्री स्पेस रखा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर, ऐसे अलग अलग मीडियम जब हमने इन दोनों चार्ज के बीच में रखा तो हमें ये पता चला हर बार मीडियम के चेंज होने की वजह से फोर्स में चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, तो उसी को हम स्टडी करेंगे परमिटिविटी में। अब ये जो फंडामेंटल लॉ दिया गया चार्ज के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट शेप के लिए है। कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में जो चार्ज है वो एक पॉइंट शेप है, बड़े शेप का नहीं होगा। ओके, अब इसके एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूला में किया है वही चीज हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दी। और इन दोनों चार्जेस के बीच में, सपोज यहाँ पे Q1 है और Q2 है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा इस लाइन के अलोंग में होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर चार्ज यहाँ पे है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो ये होगा। ओके, चार्ज अगर यहाँ पे है Q4, इन दोनों के बीच में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा या फिर ये होगा, हमेशा लाइन के अलोंग में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू बाकी रह गई है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परमिटिविटी में। k की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं और k की वैल्यू कैसे चेंज होती है।